नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे सौर मंडल। लीजिए, सौर मंडल होता क्या है। मंडल का मतलब मंडली। किसकी मंडली? सूर्य की। ये सूर्य है, इसके चारों ओर चक्कर काटने वाले कोई भी खगोलीय पिंड, जिन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं सूर्य के। ऐसा खगोलीय पिंड और उन ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड, उनको कहते हैं उपग्रह। यानी ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह जो खगोलीय पिंड हैं, उन पिंडों की मंडली और उसका मेन केंद्र बिंदु कौन? सूर्य। अर्थात सूर्य का एक परिवार बन गया कि जिसके चारों तरफ कोई न कोई पिंड हैं, खगोलीय पिंड हैं, वो क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। और उन पिंडों के भी कोई चक्कर लगा रहा है, वो चक्कर लगा रहे हैं उपग्रह। ग्रह के कौन लगा रहे हैं? उपग्रह। अब देखो, उसे कहते हैं सौर मंडल। प्रश्न आता है सौर मंडल में क्या क्या शामिल है। तो सौर मंडल में आ जाएंगे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, ये क्या आएंगे? इसमें सौर परिवार के अंदर शामिल होते हैं। अब इसकी मोटी मोटी अपन अध्ययन करेंगे किस चीज़ का, कि ये सौर मंडल है, इस सौर मंडल में ग्रह और उपग्रहों की व्यवस्था किस प्रकार से होती है। सूर्य के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ग्रहों को पढ़ने से पहले अपन सूर्य को पढ़ेंगे। ये सूर्य है, ठीक है, ये रहा। अपने पूरी दुनिया में, अपनी पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऊष्मा आती है, तापमान आता है, क्या कारण है? सूर्य है। ये रहा सूर्य। अब सूर्य पर निश्चित पथ पर चक्कर लगा रहे हैं ऐसे खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ग्रह कितने हैं? ग्रहों की संख्या 8 है पहले, और अपने जो अपना दर्शन शास्त्र है उसके हिसाब से ग्रहों की संख्या अभी भी वो 9 मानते हैं, लेकिन विज्ञान में ग्रहों की संख्या 8 ही मानी गई है। 8 ग्रहों के नाम कैसे याद करें? जैसे कल भी मैंने बताया था, 8 ग्रहों के नाम आप जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उनमें से आपको 2 दिन निकालने हैं। कौन से? संडे यानी रविवार और सोमवार, दोनों को निकाल देते हैं। अब सप्ताह में कितने दिन बचे हैं? 5 बचे हैं। यानी कि मंगल से अपन शुरू करते हैं। मंगल पहला, दूसरा हो गया बुध, तीसरा बृहस्पति, चौथा होता है शुक्रवार का शुक्र, 5वां शनि। याद करने का तरीका कि भाई कौन से ग्रह हैं, छोटे बच्चों के लिए है ये। इसके बाद में एक ग्रह कौन सा आ गया 5 के बाद में? जिस ग्रह पर अपन रहते हैं, जहाँ जीवन संभव है, हमारी पृथ्वी है। और उसके बाद में 6 हो गए और 2 बचे हैं, वो आसानी से याद हो जाएंगे, अरुण और वरुण। इस प्रकार से कितने ग्रह हो गए? टोटल 8 ग्रह हो गए। पहले एक यम या प्लूटो ग्रह हुआ करता था, उसे ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया गया? हटा दिया। अब क्यों हटाया गया? ग्रह के लिए क्या क्या शर्त है, क्योंकि वो पूरी शर्त पूरी नहीं कर पा रहा था। ग्रह के लिए शर्त क्या होती है? देखो, ग्रह का ये होता है, एक तो उसका कोई निश्चित पथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निश्चित पथ होना चाहिए। ग्रह में खुद में चमक नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि ग्रह में खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं? चमकते हैं। दूसरा था, यानी कि खुद के अंदर चमक है वो नहीं होनी चाहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ग्रह की एक विशेषता है कि उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुरुत्वाकर्षण शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, ये शर्तें हैं। तो इनमें से ये जो शर्त थी ये पूरी नहीं कर पा रहा था प्लूटो निश्चित पथ पर। निश्चित पथ का मतलब है, मान लीजिए ये सूर्य है, इसके चारों ओर ये चक्कर लगाएगा। वरुण चक्कर लगा रहा था सूर्य के चारों ओर, लेकिन इसका ये कक्ष है, ये फिक्स है, निश्चित कक्षा है, इसके अंदर ये चक्कर लगा रहा है। ठीक है, विशेषता ये होती है कि वो ग्रह वो अपने ही कक्ष में चक्कर लगाएगा, वो किसी दूसरे के रास्ते को काटेगा नहीं। जबकि यम क्या कर रहा था? यम इस प्रकार से वरुण के पथ को काट रहा था। इसलिए यम से या प्लूटो को जो ग्रह का जो दर्जा था 2006 में छीन लिया गया था। ठीक है, अब देखो, अब अपन मोटी मोटी बात करते हैं अपने इस सूर्य की। ग्रहों के नाम तो आपने देख लिए, इनकी व्यवस्था कैसे होती है ये एक बार आपके समझ में आ गई। दूरी के हिसाब से अपन इसको एक बार आपने सेट कर लिया, तो उसके बाद में ये सौर मंडल आपके परमानेंट क्लियर हो गया। देखिए, पहले अपन सूर्य की अपन बात कर लेते हैं।
सूर्य एक तारा है और तारा, जितने भी तारे हैं अपने ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं और वो खुद ही प्रकाशमान होते हैं। क्यों होते हैं? खुद इसलिए प्रकाशमान होते हैं, उनसे ऊर्जा कैसे निकलती है? तो देखो, ऊर्जा निकलती है सूर्य के अंदर या तारों के अंदर। जो सबसे एक महत्वपूर्ण एक घटना घटित होती है वो होती है नाभिकीय संलयन की। देखो, नाभिकीय संलयन क्या होता है? नाभिक, जैसे पहले केमिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ाया था, नाभिक यानी कोई भी एक परमाणु है, इस परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले क्या क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, ये दूसरा परमाणु है, इसके नाभिक में भी क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, जब कोई भी दो परमाणु आपस में जुड़ेंगे, यानी आपस में जुड़ेंगे तो उनके नाभिक आपस में जुड़ेंगे। मान लीजिए इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मैं कह रहा हूँ 2 प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इसके अंदर भी कितने हैं? 2 प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। यदि ये 2 हैं, ये आपस में जुड़ गए, जुड़ने को क्या बोलते हैं? संलयन। क्या जुड़े? नाभिक जुड़े। यानी कि जब कोई भी 2 परमाणुओं के नाभिक आपस में जुड़ते हैं, तो आपने देखा होगा जब आपस में जुड़ते हैं आपको 2 पत्थरों को आपस में जोड़ना है। ठीक है, जैसे आप स्पीड से, तेज गति से उन पत्थरों को जोड़ोगे तो आपने देखा होगा एक चिंगारी पैदा होती है कि नहीं होती है, यानी ऊर्जा मुक्त होगी कि नहीं होगी? 2 पत्थरों को आप यूं लाओगे तो इसका मतलब जब 2 नाभिक आपस में जुड़ते रहे, उस घटना को तो क्या कहा? नाभिकीय संलयन। और जैसे ये एक दूसरे से तेज गति से जुड़े, उसमें क्या उत्पन्न हुई? ऊर्जा उत्पन्न हुई। और वही ऊर्जा अपने को दिखाई देती है, वही प्रकाश अपनी पृथ्वी तक आता है। तारों का प्रकाश जो हमें दिखाई देता है उसी ऊर्जा है, वही ऊर्जा अपने को दिखाई दे रही है। यहाँ तक क्लियर है बात? अब बात आती है कि ऐसे कौन से नाभिक है जो इस तारों के अंदर पाए जाते हैं, ऐसे कौन से परमाणु है जो अपने सूर्य के अंदर है? अपन बाकी तारों को छोड़ता हूँ, मैं सूर्य को ही लेता हूँ। ऐसे कौन से परमाणु हैं जो अपने सूर्य के अंदर है? तो देखिए, सूर्य के अंदर जो गैस है, जो परमाणु है, वो है हाइड्रोजन का परमाणु। किसका है? हाइड्रोजन का परमाणु है। हाइड्रोजन का परमाणु के अंदर जो नाभिक है वो दूसरे हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक से जुड़ती है, और जुड़ने के बाद में एक नया परमाणु बनता है और उस परमाणु का नाम है हीलियम। क्या नाम बनता है? हीलियम। ये लो, यानी दोनों के नाभिक जुड़ गए और क्या बना? हीलियम बना। अब यहाँ से परीक्षा के अंदर सवाल आता है, सूर्य के अंदर कौन सी गैसें पाई जाती है? क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु भी एक गैस है, हाइड्रोजन भी गैस होती है और हीलियम भी एक क्या होती है? गैस होती है। इसलिए परीक्षा में सवाल आता है कि कौन सी गैसें हैं वो पाई जाती हैं। परमाणु पूछे तो भी अपन बता सकते हैं कि साहब ये हाइड्रोजन और हीलियम है। गैस पूछे तो भी अपन बताएंगे कि हाइड्रोजन भी पाया जाता है तो हीलियम भी पाई जाती है। अब इन दोनों में से प्रश्न आता है कि कौन सी गैस की मात्रा ज़्यादा है? तो देखो, हाइड्रोजन जो गैस है, इस हाइड्रोजन की मात्रा इसमें है 71%, 71% हाइड्रोजन पाई जाती है। कितनी? 71% हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। और इसके अलावा 26% मात्रा है वो है आपके हीलियम की, 26.5 है लगभग। ठीक है, जो शेष बच गई 2.5 अन्य कोई गैसें पाई जाती है। ठीक है, यानी कि इन दोनों में भी पूछा जाए कि कौन सी गैस ज़्यादा है तो आप क्या बताओगे? हाइड्रोजन। यानी कि शुरुआत में जब सूर्य की उत्पत्ति हुई होगी, जब सूर्य बना होगा, तो उसमें क्या थी? सिर्फ और सिर्फ क्या थी? हाइड्रोजन गैस ही थी। अब धीरे धीरे हाइड्रोजन के परमाणु क्या हुए? आपस में जुड़ने लगे और क्या बनने लगी? हीलियम बनने लगी। और जैसे ही हीलियम बनने लगी तो ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा प्लस ऊर्जा उत्पन्न होने लगी और उनके अंदर तेज ऊर्जा के कारण ये प्रकाश आज अपनी पृथ्वी तक भी उसका सूर्य का पहुंच रहा है। अपना जीवन यापन अपनी पृथ्वी पर दिन रात बनती है, ऋतुएं बनती हैं। ये सारा घटनाक्रम हुआ किसके कारण? इसी एक नाभिकीय संलयन के कारण। ठीक है, अब एक अनुमान जो था, सूर्य की आयु कितनी निर्धारित की गई थी? लगभग 5 मिलियन वर्ष, 5 करोड़ वर्ष। वो आयु इसके आधार पर है, इसी के आधार पर है। मान लीजिए पहले पूरी 100% हाइड्रोजन थी, धीरे धीरे कितने पे आई है? 71 पे आई है। अब ये धीरे धीरे ये हाइड्रोजन आपस में जुड़ती रहेगी, क्या बनती रहेगी? हीलियम। यानी हाइड्रोजन की संख्या धीरे धीरे मात्रा कम होती जाएगी और लगभग 5 मिलियन वर्ष के बाद में
हाइड्रोजन की मात्रा कम हो जाएगी और क्या हो जाएगी, पूरी हीलियम हो जाएगी। फिर कहते हैं कि सूर्य की आयु वहीं समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब ये रहा सूर्य की बात। अब इसी सूर्य से अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। तो ये 8 वाला आंकड़ा आपको इस सौर मंडल के अंदर याद रखना है। कैसे? 8 तो ग्रह ही है, ग्रह भी 8 है। सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचता है, वो भी कितना है, मिनट कितनी है, 8 है। फिर उसके अलावा कुछ सेकंड है, जैसे 8 मिनट 16 सेकंड है, कई बुक में 8 मिनट 20 सेकंड आ जाता है, 8 18 आ जाता है ना। लगभग 8 मिनट वाला है और कुछ सेकंड, मान लीजिए मैं 20 सेकंड का दे रहा हूँ। 8 ग्रह हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना टाइम, 8 मिनट का टाइम लेता है। और 1/8 का जो आंकड़ा है वो है 8 मिनट में अधिकतम सूर्य ग्रहण जो होता है उसकी समय अवधि भी कितनी है, 8 मिनट की है अधिकतम सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण अपन ने देखा, वो अभी बताएंगे आपको कि सूर्य ग्रहण भी कैसे होता है। 8 मिनट अधिकतम है। इसके अलावा एक निर्वात में प्रकाश का वेग है, वो कितना होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुना, यहां भी 8 आंकड़ा आएगा, क्या होता है, 3 गुना 10 की पावर 8। ये निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। यानी ये 8 वाला जो सौरमंडल में है ये आपको ध्यान रखना है, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, ये निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। आगे अपन देखते हैं इसी से संबंधित 2-3 बातें हैं। वो क्या है, अब बात करते हैं ग्रह। मैं यहां सजा रहा हूं, ग्रह देख लेना, ये अपना सूर्य है। इसके चारों ओर चक्कर लगाने लग गए वर्ताकार पथ में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, वो ग्रह है। क्रम इनका आपको याद रखना ही पड़ेगा। पहला ये ग्रह है जो चक्कर लगाए, इसका मतलब ये है कि इस प्रकार से क्या करेगा, चक्कर लगाने वाला है। दूसरा ग्रह यहां आ गया, ये भी चक्कर लगाएगा। तीसरा ग्रह ये आ गया, ये भी चक्कर लगाएगा। चौथा ग्रह ये है, ये भी चक्कर लगाएगा। यानी 4 ग्रह। 4 ग्रह के बाद में अपने एक बीच में क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी पाई जाती है जो 8 ग्रहों को 2 भागों में डिवाइड करती है। 4 ग्रह यहाँ आ गए, इसके बाद में एक पट्टी है और 4 ग्रह इस साइड में है। यहाँ देखना एक बार, इसमें यहाँ तक दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पर मैं मान लीजिए ये पट्टी बना रहा हूँ, इसके बाद में ये एक ग्रह मैंने बनाया, ये एक और बनाया, दिख रहा है? नहीं है क्या? 1 मिनट रुकना, पॉज कर दो इसको। पॉज करो तो ये जो क्षुद्र ग्रहों की जो पट्टी है, इस 4 ग्रह इस साइड में है, एक ग्रह ये हो गया। अब इनका क्रम आपको याद रखना पड़ेगा, और एक बार क्रम याद हो गया तो कौन सा ग्रह छोटा है, कौन सा बड़ा है, किसका आकार ज़्यादा है, कौन सा गर्म है, कौन सा ठंडा है ना। बहुत सारे जो सवाल इनसे आते हैं वो आप आसानी से कर सकोगे। देखो ये जो ग्रह हैं 8 ग्रह हो गए, बीच में है ये क्षुद्र ग्रह। सबसे पहले मैं आपको क्षुद्र ग्रह ही बताता हूँ कि होते क्या है। देखो ग्रह की परिभाषा अपन ने पहले देख ली थी, चक्कर लगाता है वगैरह, गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए, निश्चित पथ होना चाहिए, कक्षा होनी चाहिए। तो देखो जिस समय ये ग्रह बने थे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय जब ये ग्रह बने थे तो ग्रहों का आकार कैसा हुआ, गोल या अंडाकार ग्रह। लेकिन उस समय कुछ ऐसे ग्रह भी थे जो क्या हुए, कुछ ऐसे ग्रह भी थे जिनका आकार गोल नहीं हो पाया। आकार गोल नहीं हो पाया, पत्थर के टुकड़ों के रूप में रहे कुछ छोटे छोटे पिंड, और कुछ बड़े भी पिंड थे जिनका क्या नहीं हुआ, गोलाकार आकार बराबर नहीं बन पाया, इसलिए वो खुद के अक्ष पर चक्कर नहीं लगा पा रहे थे। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य ने जब आकर्षित किया इन्हें, तो ये भी क्या किए, इन ग्रहों के साथ साथ क्या करने लग गए, सूर्य के चारों तरफ घूमने लग गए। जबकि ये वास्तव में क्या नहीं थे, पत्थर के टुकड़े ही थे एक तरह से। ये पत्थर के टुकड़े जब घूमने लग गए तो इन्हें क्या कहा गया, क्षुद्र ग्रह। तो ये इनकी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हैं जो यहाँ बीच में पाए जाते हैं, और इसलिए इसे कहा जाता है क्षुद्र ग्रहों की पट्टी कहा जाता है। और ये भी क्या करते हैं, राउंड लगाते हैं, घूमते हैं।
कई बार क्या होता है, इन क्षुद्र ग्रहों की पट्टी में से कुछ पत्थर के टुकड़े हमारे सूर्य की तरफ आकर्षित न होकर के हमारी पृथ्वी की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जब ये हमारे पृथ्वी की ओर आकर्षित हो जाते हैं तो कुछ टुकड़ा हमारी जैसे ही पृथ्वी की तरफ आता है तो हमारे वायुमंडल में आने के बाद में गुरुत्वाकर्षण या घर्षण के कारण वायुमंडल में जो धूल के कण और वायु के कण हैं उनसे घर्षण के कारण ये पत्थर का टुकड़ा क्या होने लग जाता है, जलने लग जाता है। जब यहाँ आता है और जो टुकड़ा जल जाता है उस टुकड़े को कहा जाता है उल्का। और अपन अक्सर कहते हैं टूटता हुआ तारा अपन जिसे कहा जाता है, अपन विष मांगते हैं कि देख तारा टूटा है। वो वास्तव में क्या था, क्षुद्र ग्रह का ही कोई पत्थर का टुकड़ा था जो पृथ्वी से आकर्षित होकर के जो घूमना था सूर्य की तरफ और वो पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो जाता है गुरुत्वाकर्षण के कारण और पृथ्वी के वायुमंडल में आकर के जल उठता है, लेकिन जल करके राख हो जाता है और वो वहीं भस्म हो जाता है। लेकिन कुछ टुकड़े उल्का और उल्का पिंड में क्या अंतर होता है, कुछ टुकड़े इस पृथ्वी के वायुमंडल को पार करके, कुछ पत्थर के टुकड़े इस वायुमंडल को पार कर करके हमारी इस पृथ्वी की सतह पर आ जाते हैं और गिर जाते हैं और जहाँ पर एक गहरा गड्ढा होता है, गड्ढा बन जाता है, जो ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं उन्हें तो कहा जाता है उल्का पिंड, और जो जल जाते हैं वायुमंडल में उन्हें कहा जाता है उल्का। ठीक है, ये क्षुद्र ग्रह के ही होते हैं। आगे देखिए, अब इन ग्रहों को याद करने का क्रम कैसे है। देखो, एक अमेरिका में राष्ट्रपति हुए हैं, बुश हुए थे क्या, बुश हुए ना, बुश क्या थे, राष्ट्रपति हुए हैं अमेरिका के। तो देखो यहाँ पर आपको याद करना है, वैसे सीधा सीधा ही ट्रिक की ज़्यादा जरूरत है नहीं आपको, वैसे समझ लो एक बार इसको। सबसे पहले इन ग्रहों का नाम आप क्रम कैसे याद रखोगे, सबसे पहले एक बार आपको लेना है बुध। ठीक है, बुध है वो बढ़ता हुआ बार होता है और बुध से ही अपन शुरुआत करते हैं ताकि ग्रहों की ओर बढ़ेंगे, बुध है ना। सबसे पहले किसको लिया, बुध को। तो इस पट्टी की ओर बुध के बाद में कौन आता है, बुध के बाद में कौन आता है, बृहस्पति आता है। तो इस क्षुद्र ग्रह के इस साइड में यहां आपको फर्स्ट में लेना है बृहस्पति। ठीक है, याद रखना है आपको। उसके बाद में यहां पर क्या आएगा, अब बुध के बाद में बृहस्पति के बाद में क्या आया, शुक्र। तो यहां आपने लिख दिया शुक्र। ठीक है, उसके बाद में शुक्र के बाद में क्या आता है, शनि, ये लिख देंगे यहां। ठीक है, इसके बाद में दो ग्रह यहां आएंगे और दो ग्रह यहां बच गए हैं, यानी कि जो अरुण और वरुण जो बचे थे, अरुण और वरुण जो अपने लास्ट में ही गिने थे, उन दोनों को लास्ट में ही लेना है। ये रहा अरुण, ये रहा अरुण और ये रहा वरुण। ठीक है, यहां इधर अपन बात करें, ये रहा पीएम, प्रधानमंत्री कौन है अपना, नरेंद्र मोदी है, पीएम। यानी यहां से अब लेना है बुश पीएम, यानी पी का मतलब यहां आ जाएगा पृथ्वी और यहां एम का मतलब आ जाएगा मंगल ग्रह। ठीक है भाई, ये ग्रहों का क्रम है वो आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह के ये नजदीक है, ये अंदर की तरफ है और ये क्या है, बाहर की तरफ है। इसलिए इन चारों ग्रहों को क्या कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इन चारों को क्या कहेंगे, आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इन ग्रहों को क्या कहा जाएगा, इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाह्य ग्रह कहा जाता है। इनको क्या कहा, हाँ अभी बता रहे हैं दूसरा नाम आपको। अब इन चारों ग्रहों में से देखो जो सबसे बड़ा आकार है वो है हमारी पृथ्वी का, इसलिए इन्हें कहा जाता है पार्थिव ग्रह। पृथ्वी से बन गया, क्या कहा गया इन्हें, इन्हें कहा गया है पार्थिव ग्रह। जबकि इन ग्रहों में सबसे बड़ा जो आकार है वो है बृहस्पति का, इसलिए इन ग्रहों को बृहस्पतीय ग्रह कहा गया है। क्या कहा गया है, बृहस्पतीय ग्रह कहा गया है। ठीक है बस, ये जो ग्रह हैं, ये ग्रह है, चारों ग्रह अंदर वाले ग्रह, ये ठोस है, इनके पास में धरातल है। ये ग्रह ठोस है, इसलिए इन ग्रहों को ठोस ग्रह भी कहा गया है। और ये जो ग्रह है ये गैसीय अवस्था में है, और आपको ये भी ध्यान होगा गैसीय अवस्था में है,
गैसीय हैं, यानी गैसों के पिंड हैं ये। बात समझ में आई। अब इन ग्रहों के पास में, अब यहाँ से आपसे कोई पूछे कि साहब इन ग्रहों के पास में टेम्परेचर ज़्यादा है या इन ग्रहों के पास में टेम्परेचर ज़्यादा है, सीधी सी बात है, जो सूर्य के नज़दीक होंगे वो गर्म होंगे या ये ग्रह ज़्यादा गर्म होंगे। यानी आंतरिक ग्रह हैं, इनका तापमान जो होता है वो तापमान सदैव इन ग्रहों का क्या है, सबसे अधिक होता है, जबकि इन ग्रहों का तापमान वो क्या होता है, इन ग्रहों का तापमान कम पाया जाता है। ठीक है, इन ग्रहों का तापमान कम है। अब बात करते हैं कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है और सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। सूर्य के अनुसार अपन देखते हैं तो नंबर किसका आता है, बुध का आता है कि भैया बुध के पास में जो ग्रह, बुध जो है वो सबसे गर्म है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ठंडा कौन सा है, सबसे अंत में आएगा वो वरुण है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद आ जाता है बुध और शुक्र में। क्या आता है, बुध ग्रह सूर्य के तो नज़दीक है, इस हिसाब से तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन शुक्र जो ग्रह है उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड के बादल पाए जाते हैं, CO2। अपन सांस के द्वारा कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। आप फूंक मार के देखिए, आपको गर्म गैस लगेगी, आपके हाथ पर गरम गरम फील होगा। इसका मतलब जहां कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है वहां पर तापमान क्या होगा, ज़्यादा होगा, सीधी सी बात। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी कौन सी गैस जिम्मेदार है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। यानी कि इस शुक्र ग्रह पर 98%, 98% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होने के कारण, 98% के होने के कारण इसका तापमान इन सारे ग्रहों में से सबसे अधिक होता है। बात समझ में आ गई। और सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हो गया, वरुण हो गया। ठीक है, अब अपन एक एक ग्रह को पढ़ेंगे और वो भी तुलना के साथ में पढ़ेंगे एक साथ यही, ताकि अपने सब कुछ क्लियर हो जाए। थोड़ा सा मैं इस सूर्य का अपसौर और उपसौर आपको बता देता हूं। सूर्य का तापमान कितना है, सूर्य की दूरी कितनी है, ये देख लेना। देखो, मान लीजिए ये अपना सूर्य है, तो हमारी पृथ्वी जो है, हमारी जो पृथ्वी है वो इस पर परवलयाकार में चक्कर लगाती है, अंडाकार रूप में चक्कर लगाती है, परवलयाकार में। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ये यहाँ से चक्कर लगाएगी। तो इस हिसाब से जब ये हमारी पृथ्वी है वो चक्कर लगा रही है, तो क्या हो रहा है कि कुछ जगह पे दूरी अधिक हो रही है, यानी ये अधिकतम दूरी आ रही है, कुछ जगह पर औसत एवरेज दूरी आएगी और कुछ जगह पर कम दूरी भी है, दूरी है। यानी कि जब पृथ्वी अपनी कक्षा से इसके चारों तरफ चक्कर लगाने जाएगी तो कई जगह तो ऐसा होगा कि ये पृथ्वी सूर्य से ज़्यादा दूर हो जाएगी और कई जगह पर कम हो जाएगी और कई जगह पर क्या हो जाएगी, औसत एवरेज आएगा। ठीक है, तो देखो जो अधिकतम दूरी होती है सूर्य की, ये मान लीजिए ये अधिकतम दूरी है, अधिकतम दूरी है वो होती है आपकी 15.2 मिलियन किलोमीटर, 15.2 मिलियन किलोमीटर, 15.22 कर लो इसको, 15.22 कर लो, यानी कि इतनी किलोमीटर दूरी है। मिलियन का मतलब करोड़, 15.2 करोड़ किलोमीटर अधिकतम दूरी होती है इसकी, जिसे कहा जाता है अपसौर। क्या कहा जाता है, अपसौर। ठीक है, जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है पृथ्वी, उस घटना को कहते हैं अपसौर, और वो दूरी होती है आपकी 15.2 किलोमीटर। उसके बाद में एक एवरेज आता है, वो है आपका 14.98 मिलियन यानी करोड़ किलोमीटर। ये एक औसत दूरी है पृथ्वी की। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की जब चक्कर लगाते हुए दूरी होती है, कितनी आई, 14.98 किलोमीटर। और जबकि सबसे कम जो दूरी होती है पृथ्वी की, जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही होती है, सबसे कम दूरी आती है 14.70 मिलियन किलोमीटर। ये सबसे कम है। अब ये जो आपकी और जो सबसे कम होती है इसे कहा जाता है उपसौर। प्रश्न आता है अपसौर और उपसौर क्या चीज है। अपसौर क्या हुआ, अप का मतलब अप यानी ऊपर बढ़ना, ज्यादा, ज्यादा को बोलते हैं अपसौर। उप का मतलब उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री। उप का मतलब वो क्या होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, नीचे वाला होता है, छोटा होता है। इसलिए जो कम दूरी आएगी 14.70 वो क्या होती है, उपसौर होती है। ठीक है, यहां से ये जो आई औसत जो दूरी आई 14.98, इसी दूरी को कहा जाता है एक खगोलीय दूरी।
प्रश्न आता है एक खगोलीय दूरी का मान कितना है, तो आप कितनी बताओगे? 14.98 मिलियन किलोमीटर या करोड़ किलोमीटर। ठीक है, उपसौर और अपसौर की घटना आ गई समझ में। अब देखिए एक अपन कर लेते हैं आपका सूर्य ग्रहण। देखिए देखो हाँ, अपसौर और उपसौर होते कब हैं? ये देखिए, ये आपका ये सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी थी, इसने ये चक्कर लगाया, यानी कि ये अधिकतम दूरी वाला क्या आया था? 15.2। ठीक है, और ये कितना आया था? 14.70 किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर। यहाँ आपने कहा कि अपसौर हुआ और यहाँ आपने क्या कहा? उपसौर हुआ। तो देखो यहाँ आपको लिखना है 3 और यहाँ पर आपको लिखना है 4। लिख दिया? 4 में आ गया 4 जुलाई की घटना, जब पृथ्वी अधिकतम दूरी पर होती है किससे? सूर्य से। वो घटना होती है 4 जुलाई को। और 3 जनवरी जो होती है, 3 जनवरी को पृथ्वी सबसे नज़दीक होती है सूर्य के, जब दूरी होती। ये उपसौर वाली घटना 3 जनवरी को, अपसौर वाली घटना 4 जुलाई को होती है। क्लियर है बात? 4 से 4 बन गए, 1 2 3 4। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। लो, अब अपन देखते हैं सूर्य ग्रहण क्या होता है। सूर्य ग्रहण देखा है, ये सूर्य है आपका, ये हमारी पृथ्वी है, और इसके बीच में कौन आ गया? चंद्रमा आ गया। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है, जब थोड़ा पार्ट आता है, तो वो होता है आंशिक सूर्य ग्रहण। ठीक है, लेकिन जब यह सूर्य का पूरा भाग है वो ढक लिया जाए हमारी पृथ्वी से, तो उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण। यानी पृथ्वी इस सूर्य का जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, उस कंडीशन में क्या होगा? बड़े ध्यान से देखिए, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उस टाइम पे यह अंदर वाला भाग, अधिकांश भाग क्या हो जाएगा? ढक जाता है। ढक जाता है। तो यहां से आपको रेड रेड एक रिंग बनी हुई दिखाई देती है, उस रिंग को कहा जाता है डायमंड रिंग। क्या कहा जाता है? डायमंड रिंग कहा जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं हीरक वलय। क्या कहा? हीरक वलय। और यहां से जब इस समय जो यहां से रेड रेड कलर का जो आपको प्रकाश की जो कुछ किरणें निकलती हैं, वो किरणें इस समय पूर्ण सूर्य ग्रहण पर निकलती हैं, अक्ष किरणें। और कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय आपको सूर्य की तरफ देखना नहीं है। कहते हैं क्योंकि अक्ष किरणें हैं जो हमारी आंखों को क्या करती हैं? नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, इस समय यह रिंग कौन सी बन गई? रिंग का क्या नाम आया? हीरक वलय, या हीरे को क्या बोला? डायमंड रिंग। क्या बोलते हैं? डायमंड रिंग। इसी दौरान अब आपकी लगे हाथी बात कर लेते हैं, इसका टेम्परेचर कितना है? किसका टेम्परेचर? देखो सूर्य के एक आपने देखा होगा, एक तो ये है जहां से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है ना, ये हो गया इसका प्रकाश वाला भाग। ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन सतह बोल देते हैं, सतह है इसकी, क्या हो गई? सतह हो गई। एक इसका केंद्र वाला भाग होता है, टेम्परेचर बात करते हैं कि कहाँ पाया ज़्यादा पाया जाता है। और कुछ ऐसे बिंदु भी होते हैं जिन्हें अपन कहते हैं ना, क्या बोलते हैं? जिनको धब्बे बोलते हैं, धब्बे बोलते हैं ना सूर्य के। इन तीनों जगहों का अलग अलग टेम्परेचर होता है। देखो सबसे ज़्यादा तापमान है वो कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा तापमान इसके करोड़ में पाया जाता है, केंद्र में पाया जाता है 1500 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। 1500 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है इसके केंद्र भाग में। इसकी सतह पर जो होता है वो होता है 6000 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। और इनके जो धब्बे होते हैं, इन धब्बों पर जो होता है वो होता है आपके 1500 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। बात समझ में आ गई? जो इसकी अंदर वाला जो भाग होता है, जो इसकी क्रोड होती है, केंद्र होता है, उसका टेम्परेचर कितना हुआ? 1500। कितना हुआ? सॉरी, इसका 500 आएगा, 1500 नहीं। कितना होता है?
1500 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, सतह का टेम्परेचर होता है 6000 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके जो अपने धब्बे जो आए हैं, इन धब्बों का होता है 500 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये हुई सूर्य की बात। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब इनके पास में आता हूं मैं, किनके, ग्रहों के पास में। देखो अभी थोड़ी देर पहले भी बातें चल रही थी कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो उल्टे घूमते हैं और कौन से सुलटे घूमते हैं। ठीक है, उल्टे सुलटे, और ये परीक्षा में प्रश्न आता है। तो देखो इधर से 2 नंबर का और इधर से भी 2 नंबर का ग्रह, ठीक है, आगे से और पीछे से 2 नंबर का जो ग्रह है, इनकी गति दूसरे ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में होती है। अब बात करते हैं कि हमारी पृथ्वी की गति कौन सी है। कई बार यही प्रश्न आ जाता है, पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है। तो जब आप नैन के बच्चे थे, तब आप बस के अंदर जब बैठ के जाते थे तो बस तो जा रही थी उत्तर से दक्षिण की ओर, और रोड पर दिखने वाले आपको पेड़ पौधे और खंबे और पोल जो आते थे वो आपको दक्षिण से उत्तर की ओर भागे हुए दिख रहे थे। यानी चल तो हम रहे हैं, बस चल रही है, जबकि पेड़ पौधे जो स्थिर हैं वो क्या हो रहे थे, आपको वो भागते हुए आ रहे हैं कि आज सारे भाग के कहाँ जाएंगे। पेड़ है, ये बोरली है, ये भी भाग रही है, बाउलिया भी भाग रहा है, खंबा है, ये भी, आज ये भाग क्यों रहे हैं। हम बाजार की तरफ जा रहे हैं, ये चले अपने गांव की तरफ जाएंगे। ऐसा होता था क्या? होता था। इसका मतलब जब हम कहाँ से जा रहे हैं, जब हम मान लीजिए पूर्व से पश्चिम की ओर बस में बैठकर जा रहे थे, गति कौन कर रहा था? अपन कर रहे थे। जबकि आपको जो स्थिर खड़ा हुआ पेड़ जो था, वो पेड़ आपको किधर से किधर भागता, उल्टी दिशा में भागता हुआ दिख रहा था। यानी किधर से, पूर्व से पश्चिम था, तो आपको वो किधर से दिख रहा था? पश्चिम से पूर्व की ओर। और अपनी यूँ लग रहा है कि अपन तो क्या बैठे, स्थिर बैठे। सेम यही घटना यहाँ सूर्य के साथ में हो रही है। अपन कहते हैं कि सूर्य यहाँ से निकल गया, उधर जा रहा है, तो इसका मतलब सूर्य वही पेड़ है जो स्थिर था। सूर्य कहीं नहीं जा रहा है, सूर्य कहीं नहीं जा रहा, सूर्य एक जगह स्थिर है। चक्कर कौन लगा रहा है? हमारे ग्रह लगा रहे हैं, और ग्रह ही अपना क्या है, पृथ्वी भी क्या है, ग्रह ही है। हमारी पृथ्वी चक्कर लगा रही है, पृथ्वी घूम रही है। इसका मतलब जब हमें सूर्य पूर्व से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमारी पृथ्वी किधर जा रही है? भाई सूर्य तो स्थिर है, बात सुनिए, इसका मतलब पृथ्वी किधर जा रही है? हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। जब हमारी पृथ्वी पश्चिम, यानी कि पृथ्वी का मतलब वही बस है, पश्चिम से हम कहाँ जा रहे हैं, पूर्व की ओर जा रहे हैं बस में बैठ करके। जबकि सूर्य स्थिर था, तो वो किधर से किधर आता हुआ दिखाई देगा? सीधी सी बात है, पूर्व से पश्चिम की ओर आता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब 8 में से 6 ग्रह ऐसे हैं जिनकी गति किधर है, जिनकी गति पश्चिम से पूर्व की ओर है। लेकिन शुक्र इधर से 2 नंबर और इधर से अरुण 2 नंबर ऐसे ग्रह हैं जिनकी गति किधर से किधर है, पूर्व से पश्चिम की ओर है। यानी यदि आप शुक्र ग्रह के पास में चले जाओ तो शुक्र ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होगा। कौन सी दिशा में होगा? पश्चिम दिशा में सूर्योदय होगा। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं इनके उपग्रह किसके कितने क्या क्या हैं। उपग्रहों की बात कर लेते हैं। देखो बुध ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। कोई बात करे कि भैया उपग्रह होता क्या है? उपग्रह वो चीज है, वो पिंड है जो क्या करेगा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा। सॉरी, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएगा, वो क्या कहलाएगा? उपग्रह। ग्रह आया बुध, इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाला कोई नहीं है, इसका मतलब कोई उपग्रह नहीं है। 2 नंबर पर आता है शुक्र, तो शुक्र के पास में भी कोई उपग्रह नहीं है। यानी प्रश्न आता है कौन से सौरमंडल के 2 ग्रहों के नाम बताओ जिनके पास में कोई उपग्रह है ही नहीं, तो आप बताओगे बुध और शुक्र। अब बात करते हैं तीसरा अपना आता है पृथ्वी। तो इसी क्रम को आपको याद रखना है। पृथ्वी के जो उपग्रह है वो एक है, और एक उपग्रह जो सब जानते हैं प्राकृतिक उपग्रह, क्या नाम है? चंद्रमा, जो हमारी पृथ्वी के राउंड करता है, चक्कर लगाता है, चंद्रमा। और मंगल आ गया, तो मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। ठीक है ना? एफडी करवाई हुई है क्या किसी की? एफडी फिक्स डिपॉजिट बैंक में करवाते हैं ना, तो एफ का मतलब होगा फोबोस, और डी, एफडी, डी का होगा डीमोस। ये 2 उपग्रह किसके हैं? मंगल के उपग्रह। अब आपने कभी देखा होगा
चलो आगे और बताता हूँ। ये हो गए। अब आते हैं अपन बृहस्पति के पास में कि भाई बृहस्पति के पास में भैया कितने उपग्रह हैं। तो देखो पहले दोनों के 0, पृथ्वी के 1, मंगल के 2, ये 4 तो क्लियर हो गए आपके। यहां अपन बात करते हैं बृहस्पति के हैं 79 उपग्रह। बृहस्पति के कितने हैं? और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है क्या है? गैनेमिड। ठीक है, ये सबसे यूरोपा वगैरह ये है। ठीक है, ये एक ही नाम लिखा है, क्यों? अभी आपको एक बताने वाला हूं आंसर, जो उपग्रहों से पूछा जाता है वो। देखिए आगे सन्नी के कितने उपग्रह हैं? सन्नी के सबसे ज्यादा उपग्रह भैया कितने हैं? 82 उपग्रह हैं। ठीक है, और उसके बाद में आता अरुण। तो अरुण के कितने उपग्रह? अरुण के हैं 27 उपग्रह। कितने हैं? 27 उपग्रह। सन्नी के जो 82 है, इनमें से एक टाइटन इंपॉर्टेंट है, बड़ा उपग्रह है टाइटन। और टाइटन के अलावा एक उपग्रह है फोबे। क्या है? फोबे, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने 4 उपग्रहों के नाम यहाँ आपके लिए लिखे हैं, इनसे सवाल बनता है परीक्षा में, वो अपन क्लियर करेंगे। और लास्ट है वरुण उपग्रह, जो वरुण के हैं 13 उपग्रह हैं। वरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 13 उपग्रह। कई बार ग्रह उपग्रह मिलजुल भी जाएगा, आपके समझ जाओगे आप। अब देखिए ये उपग्रहों की संख्या क्लियर कैसे याद रखोगे? बुध और शुक्र के कोई नहीं, पृथ्वी आया 1 उपग्रह, मंगल आया 2 उपग्रह। उसके बाद में 4 क्लियर हो गए। बृहस्पति आया 79, 80 में से कितने कम? 1 कम। और शनि के 80 से 2 ज्यादा। ठीक है, 80 से 1 कम, 80 से 2 ज्यादा शनि के। उसके बाद में 27 आ गए अरुण के और 13 आ गए वरुण के। अब यहां पर मैंने गैनीमेडे से प्रश्न आता है, फोबे से प्रश्न आता है और आपके डिमोस से प्रश्न आता है। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाता है तो कौन सा बताओगे? बृहस्पति का जो उपग्रह है गैनीमेडे, ये हमारे इस जो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह ग्रह सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेडे। तो सबसे छोटा जो उपग्रह है वो है एफडी वाला डिमोस। ये सबसे छोटा उपग्रह है जो कि मंगल का है। बाकी ये है ना, इतनी संख्या इन सब में से सबसे छोटा कौन हो गया? डिमोस। और जो फोबे है, फोबे के बारे में आता है, यह भी एक ऐसा उपग्रह है जो क्या करता है? विपरीत दिशा में यह भी चक्कर लगाता है, यह भी उल्टी दिशा में घूमता है, जिस प्रकार से शुक्र और अरुण घूम रहे थे। इस प्रकार से यह उपग्रह है फोबे। क्लियर है बात? यह उपग्रहों से संबंधित मामला आपके समझ में आ गया होगा। अब अपन बात कर लेते हैं इन ग्रहों का आकार कैसा होगा, कौन कैसा है। देखिए फिर कुछ विशेषताएं हैं, वो तो अलग अलग की किताबों में भी आपको मिल जाती है, लेकिन एक साथ आपको इनको उतारना, घोल के पीना, ताकि सब आपके दिमाग में रहें। ये क्रम आपके याद रह गया, कभी भी आप भूलोगे नहीं। देखिए आकार की बात करते हैं। आकार की बात अपन करेंगे तो ये जो 4 ग्रह हैं, अभी मैंने बताया था कि इनको पार्थिवीय ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के नाम पर इनको कहा गया है। पृथ्वी जो 3 नंबर पर है, ये हमारा पृथ्वी इनमें से क्या है? सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है बात? अब यहां उपग्रह, यानी कि ये उपग्रह है जो ठोस उपग्रह हैं, इनका आकार कम है। अब ये सोच लो कि ये तो है छोटे और ये क्या है? मोटे। ये बड़े बड़े उपग्रह हैं, तो इनका ये क्रम आप सेट कर लो। ये क्रम सेट कर लो। कर सकते हैं क्या? सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा हो गया? इसका नंबर 1 लगा दिया साहब, ये है। सबसे 2 नंबर पर कौन सा हो गया? तो आपने कह दिया ये है। 3 नंबर पर कौन सा हो गया? तो आप कहोगे साहब ये है। 4 नंबर पर कौन है? ये है। 5 नंबर पर वही मैंने बताया, इनमें से सबसे बड़ा कौन है? पृथ्वी है, ये है। 6 नंबर पर, अब बड़ी बात है, कभी आपने सुना होगा पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा गया है? शुक्र को कहा गया है। यानी क्यों कहा गया? क्योंकि पृथ्वी का व्यास और शुक्र का व्यास और पृथ्वी का घनत्व और शुक्र का घनत्व क्या है? समान है, यानी आकार समान है। व्यास का मतलब त्रिज्या, व्यास जानते हो ना, व्यास समान है, इसका मतलब आकार समान है। यानी 6 नंबर पर कौन है? लगभग शुक्र आ गया। 7 नंबर पर कौन आता है? मंगल आ गया। और सबसे छोटा ग्रह जो कभी आपने सुना ही है, पता ही आपको, कौन सा हो गया? बुध। ये 8 नंबर पर ग्रह हो गया।
कर्म याद हो गया। आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटे में 2 नंबर पर कौन है, तो आप क्या बताओगे? मंगल है। कैसे? 4 को ये निकाल लिया आपने, पृथ्वी के साथ में जुड़वा बहन शुक्र को ले लिया, फिर कौन आ गया? मंगल आ गया, फिर आ गया बुध आ गया। आकार क्लियर हो गया, समझ में? आकार इस हिसाब से बता सकते हैं हम। ठीक है जी। अब इन ग्रहों के कुछ उपनाम हैं, उपनाम है, ये बड़े हैं, इंपॉर्टेंट हैं। देखिए किस ग्रह को क्या कहा जाता है। देखो एक सवाल और आता है, ये उपनाम से पहले ये कर लेते हैं। दूरी के हिसाब से सवाल आता है। देखिए क्या सवाल आता है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह का नाम बताइए। बता दिया आपने, बुध। सूर्य से 2 नंबर पर कौन है, 3 नंबर पर कौन है? क्रम बता देंगे, क्रम छांटिए कौन सा क्रम सही है। सवाल यहां से आता है, क्षुद्रपट्टी किन 2 ग्रहों के बीच में पाई जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, पृथ्वी और मंगल के बीच में। जब तक ये आपके क्रम याद नहीं होगा तब तक अपन क्षुद्रपट्टी को बता नहीं सकते। किस किस के बीच में है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। ऐसे ऐसे ऑप्शन आएंगे, क्षुद्रपट्टी कहां पाई जाती है। ठीक है बात। अब अपन बात करें, चलो इनके उपनाम अपन देखते हैं कौन कौन से हैं इन सारे ग्रहों के। देखो पहले तो इंग्लिश वाला शब्द अपन देख लेते हैं, है ना। तो बुध है ना, बुध, बुध को कहते हैं मरकरी। क्या कहते हैं? मरकरी। मरकरी पारा को भी कहते हैं क्या? पारा जो होता है ना, पारा को मरकरी कहते हैं। क्या प्रतीक होता है उसका? Hg होता है। दूसरा शुक्र है, इस शुक्र को कहा जाता है वीनस। क्या कहते हैं? वीनस कहते हैं, Mv, है ना। पृथ्वी का सबको पता ही है, अर्थ कहा जाता है। मंगल को मार्स कहते हैं, कहते हैं ना मिशन मार्स, ठीक है ना। बृहस्पति है, इसे कहा गया है जुपिटर। क्या कहा गया है? जुपिटर। शनि को सैटरडे से आपको याद करना पड़ेगा। सैटरडे बोलते हैं ना, क्या हुआ? सैटर्न है, ठीक है, सैटर्न। और ये है अरुण और वरुण। इनको अपने को यूनाइटेड नेशन से याद करना है, UN, यानी यू पहले आएगा, N बाद में आता है। अरुण पहले आएगा, वरुण बाद में, इसे याद रखना है। यू का मतलब यूरेनस। क्या आ गया? यूरेनस। ये रहा, रे है, ये रे से रस्सी वाला, यूरेनस। यानी यू, इंग्लिश में कंफ्यूज मत हो जाना। एन का मतलब होता है नेपच्यून, ठीक है, नेपच्यून, ये एन। इस हिसाब से ये इनके इंग्लिश नाम है। क्या है? बुध का मरकरी, शुक्र का वीनस, और पृथ्वी का अर्थ, मंगल का मार्स, बृहस्पति का जुपिटर, सैटर्न शनि का, यूरेनस अरुण का, और नेपच्यून वरुण का। ये नाम तो क्लियर हो गया आपके। आगे देखते हैं इनके अलावा। अब इनके उपनाम अपन देख रहे थे। उपनाम है, इसे कहा जाता है निपुणता व वाणिज्य की देवी। किसको? बुद्ध को निपुणता व वाणिज्य का ग्रह भी बोल दो, का देवता बोल दो, है ना। निपुणता व वाणिज्य का देवता। बात करते हैं शुक्र की। सुंदर ग्रह है, इसलिए इसे कहा गया है सुंदरता की देवी। क्या कहा गया है? सुंदरता की देवी कहा गया है, ठीक है। चमकता है, सुबह सूर्योदय से पहले आपको दिखाई दे देगा, सूर्यास्त के बाद में आपको दिखाई देगा, इसलिए इसे भोर का और सांझ का, भोर यानी सुबह सुबह, सांझ यानी शाम को, जब सूर्य का प्रभाव कम होता तब ये दिखाई देता है। इसलिए क्या कहते हैं इसे? भोर का और सांझ का तारा कहा जाता है। पृथ्वी की क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन कहा जाता है। जुड़वा ग्रह मान लो, जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा ग्रह हो गया, जुड़वा बहन हो गई, और क्या हो गया? अभी क्या बताया आपको? भोर और भोर व सांझ का तारा। इसे सौंदर्य का देव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौंदर्य का देव, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी। पृथ्वी, इसके बाद में अपन चलते, क्या क्या हो गए? सुंदरता की देवी, पृथ्वी की जुड़वा बहन। क्यों कहा गया? क्योंकि इसका घनत्व है और इसका व्यास जो है आकार पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे कहा गया है। तीसरी बात आई अपनी पृथ्वी। पृथ्वी को क्या कहा गया है? नीला ग्रह कहा गया है, क्योंकि पृथ्वी पर समुद्र है और समुद्र का रंग कैसा है? नीला है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा गया है।
और इसे जीवन वाला ग्रह भी कहा गया है पृथ्वी को, क्योंकि जीवन यहीं पर है। और ये आपसे एक बात पूछें कि पृथ्वी के बाद में जो संभावना जताई जा रही है जीवन की, वो कहाँ है? मंगल पर। क्यों है? क्योंकि दिन और रात क्यों बनते हैं? पृथ्वी जब अपने अक्ष पे झुकी हुई है ना 23.5 डिग्री, अक्ष पे झुकी हुई है के कारण ही अपने यहाँ दिन और रात बनते हैं। यानी कुछ इसी प्रकार से लगभग 25 डिग्री जो है ना 25 डिग्री के आसपास मंगल ग्रह भी अपनी धुरी पे झुका हुआ है। मंगल भी अपनी धुरी पे झुका हुआ है। इसका कारण यहाँ पर जीवन की संभावना है वो व्यक्त की जा रही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है। मंगल का क्या नाम है? पृथ्वी के तो हो गए नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, नीला समुद्र, नीला आसमान। ठीक है, वायुमंडल नहीं होता तो आसमान कैसा दिखता? अंतरिक्ष यात्री को कैसा दिखता है? काला दिखाई देता है। मंगल का नाम है जी लाल ग्रह। क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसकी जो मिट्टी है उसमें क्या पाया जाता है? लोहा ऑक्साइड पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण इसे क्या कहा गया है? लाल ग्रह। और लाल है वो किसका संकेत है भैया? खतरे का संकेत है। इसलिए इस मंगल को युद्ध का देवता कहा गया है। क्या कहा जाता है? मंगल को युद्ध का देवता कहते हैं। ठीक है, मार्स इंग्लिश में कहते ही हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति के उपनामों की। इंग्लिश में तो अभी आपने जुपिटर देख ही लिया था। बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। कैसा ग्रह कहते हैं? पीला ग्रह कहते हैं। बृहस्पति जो थे वो देवताओं के गुरु थे ना, इसलिए इसे क्या कहा गया है? देवताओं का ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देवताओं का ग्रह भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है भैया? बृहस्पति को कहा जाता है। इसके अलावा इसे कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर भी हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा अधिक है बृहस्पति पर, जो कि एक तारे के अंदर होती है, जिसे सूर्य के अंदर है। इसलिए इसे छोटा सूर्य कहा जाता है। अपने तारामंडल का, अपने सौरमंडल का छोटा सूर्य किसे कहा गया है? छोटा सूर्य भी बृहस्पति को कहा जाता है। लघु सूर्य जिसको बोलते हैं ना, लघु सूर्य इसे बोल दिया जाता है। यह हो गया बृहस्पति। शनि जो है, शनि देवता थे, कैसा रंग? काला काला रंग है। तो शनि को कहा जाता है काला ग्रह। क्या कहा जाता है? काला ग्रह कहा जाता है। और कैसे ही कर्सी, शनि को कर्सी उपकारक के लिए याद किया जाता है। शनि के कुएं वगैरह ये कुछ यहाँ होते होंगे, इसलिए इसे कर्सी देवता भी कहा गया है। किसको? शनि को कर्सी देवता और काला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। अब बात करते हैं अरुण। अरुण के ऊपर बच्चों जो गैस पाई जाती है वो होती है सबसे ज़्यादा मेथेन। और मेथेन दूर से देखने पर हरे हरे रंग की प्रतीत होती है, इसलिए इस अरुण को हरा ग्रह कहा जाता है। कैसा कहा जाता है? सही डालनी है भैया इसमें। अरुण को कैसा का ग्रह कहा जाता है? हरा ग्रह कहा जाता है। मेथेन की अधिकता के कारण अरुण को हरा ग्रह कहा गया है। और इसी अरुण का दूसरा नाम है स्वर्ग का देवता। स्वर्ग का देवता। अब बच गया लास्ट में वरुण। वरुण को कहा जाता है सागर का देवता। क्या कहा जाता है? सागर का देवता। ये किसको कहा गया है? वरुण को कहा गया है। अब यहां पर बात करते हैं मेथेन के कारण कैसा रंग? ठीक है। और ये अरुण ऐसा ग्रह था जो शुक्र के साथ में उल्टी दिशा में घूम रहा है, इसलिए ये जब जैसे जैसे सूर्य से दूरी इसकी हो गई ना, वैसे वैसे ये लेटा हुआ यानी उल्टा प्रतीत होने लगता है। इसलिए अरुण को क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। क्या कह दिया? लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ये हो गए इनके उपनाम। अब आपको बताएंगे परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल। फिर आपको एक चीज और बता देंगे, इनके अलावा और कोई परीक्षा में इनसे प्रश्न आता नहीं है। दूरी कितनी है सूर्य की? सूर्य से इन ग्रहों की दूरी कितनी है? आकार आपको बता दिया, तापमान आपको बता दिया, तापमान कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पर कम है सब बता दिया। सबसे अधिक तापांतर कहाँ है? बुध पर है। तो सबसे अधिक ताप वाला कौन सा है? शुक्र है। ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण। चलो अब आपको बताता हूं, एक काल तो होता भैया परिक्रमण काल। देखो परिक्रमण काल होता है टाइम, इसको कक्षीय काल भी बोलते हैं। क्या होता है परिक्रमण काल? परिक्रमण का मतलब कभी आपने देखा होगा कि उसने वहां परिक्रमा की। किसी मंदिर में जाते हैं तो अपन परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते हैं कि नहीं करते हैं?
परिक्रमा का मतलब कोई भी एक पिंड जब दूसरे के चारों तरफ घूमेगा, कोई भी पिंड दूसरे के चारों तरफ घूमेगा तो उसको क्या कहा जाएगा? परिक्रमा करना। और कितना समय लगा उसको बोल दिया परिक्रमण काल। दूसरी बात, परिक्रमण काल समझ में आ गया? यानी कि ये जो आपका सूर्य है इसके चारों तरफ ये पृथ्वी घूम के आएगी तो कितना टाइम लगा, ये इसका है परिक्रमण काल। ठीक है, इसी परिक्रमण, ये जो इसका पथ है, ये जो रास्ता, इस रास्ते को बोलते हैं कक्ष, इसलिए इसे कक्षीय काल भी बोलते हैं, कक्षीय गति भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एक होता है परिभ्रमण, और परिभ्रमण और घूर्णन में कोई फर्क नहीं है। परिभ्रमण और घूर्णन काल, घूर्णन का मतलब होता है घूमना। अब घूमेगा कौन? खुद ही घूमेगा, डांस करेगा गोल गोल ऐसे ऐसे। जब ऐसे घूमेगा तो उसको बोल दिया घूर्णन काल। ठीक है, मेरा मुंह आपकी तरफ है और मैं गोल घूम करके वापस आपकी तरफ आऊं, मैंने कितना समय लिया? ये हुआ मेरा परिभ्रमण काल। बात समझ में आ गई? परिक्रमण और परिभ्रमण। परिक्रमा से हमेशा याद रखना राउंड में आएगा बड़ा, परिभ्रमण आएगा खुद का। ये खुद के अक्ष पर घूम रहा है, ये घूर्णन हो गया इसका। घूर्णन का मतलब एक ही जगह घूम रहा है। ठीक है, कई बार आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब को यूं करके यूं घुमाते हैं अपन, इसका मतलब पृथ्वी गोल गोल घूमती है अपने अक्ष पर, वो उसका घूर्णन काल है। क्लियर है बात? ये हो गया परिक्रमण और परिभ्रमण। अब देखो, एक चीज तो आप पहले आपको मैं परिक्रमण बता देता हूं कि कौन कितने दिन में परिक्रमा कर लेता है। देखो, प्रश्न आता है कि सबसे पहले परिक्रमा कौन पूरी करेगा? अब देखो, ये जो राउंड है ना, ये राउंड ऐसे ऐसे चलेंगे, चलेगा, ये ऊपर से आएगा, तो जो जो दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पूरा राउंड लगा करके आने में टाइम क्या होगा? सीधी सी बात है, टाइम ज्यादा लगता चला जाएगा। ठीक है ना? तो परिक्रमण काल में अपन सबसे पहले अपन देखते हैं, बुध सबसे नजदीक है, तो बुध है वो सबसे पहले अपना परिक्रमा पूरा करेगा। टाइम कितना लगता है? कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। 88 दिन के अंदर 88 दिन लगाता है, और बुध है वो अपना एक परिक्रमण पूरा कर लेता, पूरा चक्र कर लेता है। यानी परिक्रमण काल कितना हो गया इसका? 88 दिन। ठीक है, दूसरा है तो लगभग डबल तो होना ही होगा। ठीक है, डबल से भी ज्यादा, यानी ये जो आएगा इसका होता है 225 दिन। कितना दिन हो गया? 225। 88 दिन में पहला, 225 दिन में दूसरा। ठीक है, यानी डबल से भी ज्यादा हो गया, दूर था इसलिए डबल से ज्यादा ही होगा। अब यहां पर आ गई अपनी पृथ्वी। पृथ्वी का आपको करेक्ट बताता हूं। वैसे तो अपन अक्सर मानते हैं कि एक चक्कर पूरा करने में 1 साल लग जाती है, और 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। 365 दिन। लेकिन यहां से आपको लीप वर्ष और क्लियर कर देता हूं। वास्तव में एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी है वो 365 दिन, 364 दिन और 6 घंटे का समय लेती है एक चक्कर लगाने में। कितना? 364 दिन और 6 घंटे, यानी एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। एक दिन के अंदर हुए 24 घंटे, ये ले रही है 6 घंटे। इसका मतलब कौन सा भाग? चौथा भाग। ठीक है, 6 चौको 24, चौथा भाग। इसका मतलब दूसरी साल में चक्कर पूरा करेगी तो कितने होंगे? वही 364 दिन और वही 4 घंटे, 6 घंटे। तीसरे साल भी वही 6 घंटे और चौथे साल भी वही 6 घंटे। यानी कि जब 4 साल पूरी होंगी तो क्या होता जाएगा? 364 364 364 तो होते जाएंगे, साथ में 6 6 6 6 ये घंटे साथ में मिलेंगे और 24 हो जाएंगे जैसे ही, तब एक दिन बनेगा। 24 घंटे होते एक दिन बनेगा। इसलिए उस एक दिन को किस में जोड़ा गया है? महीने के अनुसार किस में जोड़ा जाता है? लीप वर्ष में। किस, सॉरी 365 नहीं, 365 के ऊपर है ये, सॉरी 364 नहीं समझना इसको। कितना? 365 दिन और 6 घंटे, यानी अपने को 366 बनाने हैं ना भाई। लीप वर्ष में कितने अब वो एक दिन जो हो गया 4 साल बाद में, उस एक दिन को कहां जोड़ा जाता है? फरवरी महीने में जोड़ दिया जाता है। इसीलिए 4 साल, हर 4 साल के बाद में फरवरी कितने महीने कितने दिनों की होती है? 29 दिनों की
होती है। बात समझ में आ गई? और उसी को क्या कहा जाता है? लीप वर्ष कहा जाता है। यानी बाकी सामान्य साल में 365 दिन और घंटे ऊपर कितने हैं? 6 घंटे। और 4 साल में 6 चौको 24 होते ही एक दिन होगा, वो एक दिन किस में जोड़ दिया? फरवरी में जोड़ दिया। इसलिए लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है, फरवरी 29 की होती है। हाँ, अब अपन बात करते हैं, यानी कि पृथ्वी का आपने निकाल लिया, कितना निकाल लिया? 365 दिन। 365 दिन का क्या होता है? परिक्रमण होता है। 365 के बाद में अब आपके आता है मंगल। मंगल में अगर आपको याद रखना है 3 6 8 6 686। एक फिल्म आई थी बिल्ला नंबर 686 है, 386 686 है, इंपॉर्टेंट है क्या? वैसे तो होता है ये 6 8 7, लेकिन याद कैसे करोगे? 686 दिन या 687 दिन। ये किसका होता है? आपके किसका होता है? मंगल का। अब इधर तो चला है मामला दिनों में, अब दूरी और बढ़ गई, यानी इतने दिन में एक एक चक्कर लगा लेगा। अब दूरी और बढ़ गई तो अब तो साल लगेंगे, कई सालों में ये चक्कर काट के रखे आएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सालों में चक्कर काट कर जाएंगे। तो सबसे पहले जो आएगा बृहस्पति, वो लेगा कितने साल का समय? 12 साल का समय लेगा। कितने साल का? 12 वर्ष में बृहस्पति अपना पूरा चक्कर लगाता है। ठीक है, उसके बाद में 12 का डबल कितना हुआ? 24, यानी 24 वाली लाइन में आएगा और आएगा 29। ठीक है, 29 वर्ष में, ये वर्ष चल रहे हैं भैया, दिन नहीं है। ठीक है, और 84 अरुण का आएगा 84 वर्ष 29। ठीक है ना, और इसका आएगा 164 वर्ष। लगभग डबल सा करते रहेंगे इतने साल। यानी कि इन चारों में तो आप दिन गिनते हैं, इन चारों में अपने वर्ष गिनते हैं। ठीक है, पहले में बुध 88 दिन में, दूसरा जो है शुक्र है वो 224 दिन में अपना चक्कर पूरा करता है। 365 दिन में अपनी पृथ्वी करती है, और पृथ्वी का डबल लगभग 687 दिन में कौन करता है? मंगल परिक्रमा करता है। जबकि अब आगे ये 4 दिनों के होने के बाद में अगले चारों में वर्ष लगते हैं। 12 से 29, 29 से 84, 84 से 164। जैसे 80 का डबल 160 होता है ना, तो लगभग 164 वर्ष, इतने सालों के अंदर इस प्रकार से पूरी परिक्रमा है वो ग्रह है वो कर लेते हैं। किसके चारों तरफ? सूर्य के चारों तरफ। अब बात करते हैं इनका घूर्णन काल कितना होता है। क्या? घूर्णन काल, यानी कि अपने ही अक्ष पर घूमने का वो समय कितना है, या परिभ्रमण बोल दो या फिर घूर्णन काल बोल दो। तो सबसे पहले इसका जो घूर्णन काल होता है बुध का, वो होता है 58 दिन। हाँ, वाक नहीं हुआ? पूरा चक्कर कितने में लगाया था? 88 दिन में। खुद कितने घूम रहा है, कितने दिन लगाता है? 58 दिन लगाता है। बात समझ में? अब चौंकाने वाली बात यह आएगी आपके, शुक्र है, शुक्र जो अपने अक्ष के ऊपर घूमता है वो है 243 दिन। 243 दिन। अब 243 दिन, अब आप सोच सकते हैं, जबकि इसका परिक्रमण काल कितना था? 225, 225 था। यानी कि 225 में तो एक ये क्या करके रहेगा? 225 दिन में तो एक चक्कर लगा लेगा, लेकिन खुद क्या होगा? खुद अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं कर पाएगा तब तक। बात समझ में आ गई? चंद्रमा अपना पृथ्वी और मंगल जो है, इन दोनों का लगभग सेम है। कितने घंटे भैया? 24 घंटे हैं। ठीक है, अब आपके बात समझ में आ रही होगी कि घूर्णन काल है, जैसे जैसे सूर्य से आप दूर होते जाओगे वैसे वैसे परिभ्रमण काल तो क्या होता गया? बढ़ता चला गया। दूरी भी क्या होती गई? बढ़ती चली गई। लेकिन घूर्णन काल जो है वो जब एक शुक्र को अपवाद के रूप में अपन छोड़ दें तो घूर्णन काल जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे खुद की अक्ष पर घूमने की स्पीड उनकी क्या हो जाएगी? तेज होती जाएगी, फास्ट हो जाएंगे वो जल्दी। यानी कि 24 घंटे में पृथ्वी घूम ली, लगभग 24 घंटे के अंदर ही कौन घूम लिया? बृहस्पति है वो घूम लेता है आपके 9.48 के आसपास है ना। लगभग इसको मैं एक ही नाम दे रहा हूं, 10 घंटे के अंदर बृहस्पति 24 से डाउन आया कि नहीं है भैया? है ना, 9.40
तो ये 10.40 अगला, यानी दोनों का ही मैं क्या मान रहा हूं 10 घंटे लगभग। बृहस्पति और शनि दोनों का घूर्णन काल कितना है 10 घंटे। ठीक है भाई। अब कौन बच गया आपके शनि के बाद में? अरुण और वरुण। 17 घंटे है अरुण अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है और 19 घंटों में वरुण अपने अक्ष पर चक्कर लगा लेता है। अब यहां से हाँ यही सवाल आता है कि सबसे घूर्णन काल सबसे कम किसका है? परिभ्रमण में तो कोई दिक्कत नहीं थी, परिभ्रमण जो सबसे नजदीक है उसका सबसे कम होता है और सबसे दूर होगा उसका परिभ्रमण सबसे अधिक होगा काल। ठीक है, वहां तो दिन लगे थे 88 दिन लगे थे और यहां आते आते साल लग गई थी, 164 साल लग गई थी एक चक्कर करने में। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी है, घूर्णन काल सबसे ज्यादा किसका है? आप किसका बताओगे? शुक्र का। और घूर्णन काल सबसे कम किसका है? बृहस्पति का। सबसे पहले बुध 58 दिन, शुक्र का 243 दिन, यानी कि ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा के आ जाता है लेकिन खुद पे घूम नहीं पाता इतने दिनों में। तो इसके बाद में 24 घंटे हो गया अपने पृथ्वी और मंगल लगभग सेम सा ही है। बृहस्पति का 10 घंटे, शनि का 10 घंटे, यानी 9 से कम है बृहस्पति का। ठीक है ना, पूरे 10 घंटों में 5-10 मिनट कम होती हैं, इसलिए सबसे कम टाइम कौन लेता है? बृहस्पति। फिर 10 घंटे, 10 से 17, 17 में 2 जोड़ा 19 घंटे, इसे रह जाएगा उंगलियों के ऊपर याद। ये हो गया इनका परिभ्रमण काल। अब बात कर लेते हैं इनकी दूरी, सूर्य से दूरी किसकी कितनी कितनी है। एक पकड़ लो, मिलियन किलोमीटर में आएंगी ये, यानी करोड़ किलोमीटर। सूर्य बुध की जो दूरी है 58 है मिलियन किलोमीटर, और परिभ्रमण काल भी 58 और दूरी भी 58। 58 से अपन 50 और जोड़ देते हैं तो कितना आ गया? 108 आ गया। 108 में वापिस आप जोड़ोगे 50 तो एक कितना हो गया? 150 जोड़ेंगे 158। 158 तो 158 को छोड़ो, 150 किलोमीटर, 150 150 मिलियन यानी करोड़ किलोमीटर दूर कौन है? कौन है? पृथ्वी है। इसके बाद में आपका मंगल है, मंगल की दूरी है 228, लगभग डबल सा ही चल रहा है इनमें। ठीक है ना, 228 किलोमीटर, कौन सा किलोमीटर? मिलियन किलोमीटर। और 228 से सीधा अब बृहस्पति आएगा, उसकी आएगी 600 के आसपास, सॉरी 700, कितनी आएगी? 778, कितनी आएगी? 778 मिलियन किलोमीटर। 700 का डबल कितना होता है? 1400 मिलियन किलोमीटर, ये होगी। ठीक है, इसकी कितनी आ जाएगी? 2800 मिलियन किलोमीटर। आइडिया बता रहा हूं आपको, बस इतना करना, आपको कुछ नहीं करना। कितनी आ जाएगी? 2800। अब वो करेक्ट कोई नहीं आता, 2812 है, 2820 हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। 2800 किलोमीटर किसकी होगी? अरुण की। और लास्ट वाले की होती है लगभग 4500 करोड़ किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर। क्लियर है बात? दूरी कैसे? 58 से स्टार्ट करना है, 58 में 50 जोड़े 108, 50 जोड़े 158 कर दो या 150 कर दो। ठीक है, इसके बाद में इसको थोड़ा सा डबल करके कम करना है, 228 या 230 किलोमीटर कौन हो गया? मंगल हो गया। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? 58, 108, 150, 228, 4 क्लियर है। इन चारों का अपन बात करेंगे तो अगले चारों में डबल वाला मामला चल रहा है, यानी 700 से स्टार्ट करना, 778, 1400, 14 का दूनी 28 और 28 का 56 होता है। 56 कर नहीं करना, आपको लास्ट में कितना तक रखना है? 4500 किलोमीटर तक। ये होगी आपके दूरी, यानी सूर्य। प्रश्न आता है सबसे अधिक दूर कौन सा है, इसकी दूरी कितनी है, क्रम बताओ। यह आप आसानी से बता सकते हैं। तो लगभग ये आपके सौर मंडल कंप्लीट हो गया है। कुछ एक आधे कोई जो प्रश्न और परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं तो वो आप मोटा मोटी किताब के अंदर देख लेना, और बाकी जो क्विज करवाएंगे आपको नोट्स देंगे उनके अंदर सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है।